नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्लेसेंटा रिटेंशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। और पशुओं में झेर को फंस जाने को लेकर हमारा टॉपिक है। इसमें जो मेन मुद्दा है वो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि वो क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिसको हम फॉलो करें तो हमारा झेर फंसना फार्म पे कम से कम होती जाए, प्लेसेंटा हमारा ना रिटेन हो, पशु समय से प्लेसेंटा अपना बाहर कर दे, झेर बाहर कर दे। क्या हम उसको बचाने के लिए कर सकते हैं, क्या फीडिंग प्रैक्टिस हो सकती है, क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो सकती है, उस पर पहले ध्यान दिया जाए। दूसरा ये है कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं कि फंसता आखिर है क्यों, और तीसरा ये है कि अगर झेर फंसी जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, झेर को निकालना चाहिए, झेर को छोड़ देना चाहिए, और झेर को निकालना चाहिए तो कैसे निकालना चाहिए, निकालने के बाद क्या प्रक्रिया हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सारी बातों पे हम लोग दोस्तों एक और से इस पे बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, शुरू करने के पहले जो है पहले तो मैं यही बात कर दूं कि झेर हमने निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए झेर फंस जाने पे। तो देखें क्या होता है दोस्तों, कुछ मित्र जो है झेर या इंटरनेशनली भी बहुत सी जगहों पे झेर नहीं निकाली जाती। बहुत से वेटनरियन हैं इंटरनेशनली जो जिक्र करते हैं कि आप निकालोगे तो भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा और वो बाद में निकलेगा ही बह के, तो पूरा ही छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। हमने एक दो बार ट्राई किया झेर छोड़ने का, लेकिन मुझे अपनी उंगलियां जलानी पड़ी। बाद में 8वें 10वें दिन फिर वो काम करना पड़ा, तो गाय रिवर्स टेम्परेचर में जाने लगी, समस्या में फंसने लगी, तो हमें झेर निकलवानी पड़ गई। तो हमने दोस्तों छोड़ दिया है, मैं झेर निकलवा देता हूँ। ये मेरी प्रक्रिया है, बाकी अपना सबका कॉल है। तो अगर जो मित्र झेर नहीं निकलवाते हैं, नहीं निकलवाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये है कि भाई क्या हम लोग करें जिससे झेर कम से कम फंसे, वो उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले इस पर आते हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे फीडिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें जिससे हमारी झेर कम से कम फंसे। तो इसमें दोस्तों देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है वो ये है पशु का ट्रांजिशन पीरियड का न्यूट्रिशन। और उस ट्रांजिशन पीरियड के न्यूट्रिशन के पहले भी जो ड्राई पीरियड है उसमें भी थोड़ा ध्यान करने का मसला है कि जैसे हम 2-2.5 महीना ओवरऑल पशु को ड्राई रख रहे हैं, तो अंतिम का 1 महीना ट्रांजिशन का है, उसके 1.5 महीना पहले का जो पीरियड है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम पशु को अपने को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, हेल्दी रखें, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भारी ना करें। क्योंकि देखें वहाँ पर भी मैंने एक बहुत डिटेल में अच्छा आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों, वो लिटरेचर पढ़ा था। उसमें एक वो बहुत मज़ेदार बात समझाते हैं। उनका ये कहना था कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जब पशु हमारा डिलीवर करेगा तो कुछ ना कुछ वो बॉडी वेट अपना लूज़ करेगा, वज़न उसका जाएगा। मान लें हमारा पशु मैं जो अभी जो अगले 1-2 मिनट में बात कर रहा हूँ, ये सारी बात हम लोग कर रहे हैं उस आर्टिकल के हिसाब से कि उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। वो ये था कि जैसे मान लें हमने पशु को 600 किलो बॉडी वेट पे डिलीवर कराते हैं, वो 60-70 किलो बॉडी वेट लूज़ कर देता है। 600 किलो से 70 किलो लूज़ करेगा, 530 किलो पे आ गया दोस्तों। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम अपने उसी सेम पशु को 600 किलो के बॉडी वेट पे नहीं डिलीवर करा रहे हैं, हमने ड्राई पीरियड में खूब कस के खिलाया और उसको 700 किलो कर दिया। खूब मोटा हमें लग रहा है, मोटा रहेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि वो क्या समझाता है वो कॉन्सेप्ट कि जितना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप मोटा लेके चलोगे, तो आप 600 किलो पे 70 किलो गंवाया था आपने, 700 किलो पे हो सकता है आप 110 किलो गंवा लोगे। मैं मोटा उसका थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये समझने का है कि भाई 700 किलो पे 110 किलो घट भी जाएगा तो आपका 590 kg बच जाएगा। 590 kg किसी भी तरह से 530 kg से बेहतर है, हमें कॉमन सेंस में ये समझ में आता है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट कह रहा था दोस्तों, वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। आपका 530 kg और 590 kg का केवल कंपैरिजन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसने लूज़ किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ उसने 70 किलो लूज़ किया है, दूसरी तरफ उसने 110 किलो लूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी बॉडी वेट पुट ऑन करके भेजोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी घटने की भी कोशिश करता है। और जितना तेज़ी से जितना ज़्यादा वो घटता है उतना पशु पर स्ट्रेस आता है अर्ली लैक्टेशन के टाइम में, 1 महीने 1.25 महीने के बीच में। तो पशु को हेल्दी, स्वस्थ, तंदुरुस्त रखें। ओवरवेट, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेट करने के लिए वो कॉन्सेप्ट मना करता है कि जितना ज़्यादा ओवरवेट होगा वो उतना जो परसेंटेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा। कहाँ आप 110 किलो गंवा रहे हैं, कहाँ 70 किलो गंवा रहे हैं। और 500 तो उनके उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका 530 किलो वाला पशु हो सकता है 590 किलो वाले से बेहतर परफॉर्म करे। ये उस कॉन्सेप्ट का कहना था। हम उसको पूरी तरह से माने या ना माने, लेकिन एक रफ आइडिया, ये भी एक सवाल तो उठा ही सकते हैं अपने दिमाग में कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा मोटा करना ठीक है या नहीं ठीक है। तो मेरा समझ है कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटा ना करें, स्वस्थ रखें। ड्राई पीरियड में हम पिकअप पकड़े, ट्रांजिशन पीरियड में बहुत मोटा ना करके नॉर्मल हेल्थ पे ले आए हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में। अब हम लोग पशु पे जुटे
अब एक अच्छा ट्रांजिशन फीड देखें, जो ट्रांजिशन फीड के मेन गुण हैं, हमें लो इनटेक के समय अच्छी एनर्जी, अच्छा प्रोटीन, अच्छा कैल्शियम रिक्वायरमेंट उसकी, ये सब पशु पूरा करे। जो आपके सॉल्ट हैं, सोडा है, जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स में, सप्लीमेंट्स में जो पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे सोडियम है, वो ना जाए। हरा चारा भी में भी पोटेशियम होता है, कई जगह पे हरा चारे को भी मना किया जाता है, हम लोग भी नहीं के बराबर या नहीं डालते हैं। साइलेज अगर है तो साइलेज डालते हैं ट्रांजिशन पीरियड में, खास करके हीफर्स ट्रांजिशन पीरियड में उस हरे चारे से भी बहुत तेज़ अडर एडिमा करती हैं। उसका कारण है वही उसका सॉल्ट, जो पॉजिटिव जो पोटेशियम है वो उनको डिस्टर्ब करता है। तो कोई भी पॉजिटिव आयन ना जाए। जो कटायन अनायन बैलेंसिंग की बात की जाती है ट्रांजिशन पीरियड में कि पॉजिटिव आयन ज़रूर ज़्यादा नहीं देने हैं पशु को, यही है कि आपको कोई भी नमक नहीं देना है, कोई भी सोडा नहीं देना है। मिनरल मिक्सचर में भी समझ के दिया जाता है, कितना रिक्वायरमेंट है वही दिया जा रहा है। और तो दोस्तों यहाँ पर तो ये हो गया। दूसरा है जो रिक्वायर्ड विटामिन वगैरह है वो दिए जाएँ। देखें क्या होता है कि जब हम ये सब चीज़ें नहीं ख्याल करेंगे, अच्छा ट्रांजिशन फीड हमारी सारा सर दर्द खत्म कर देगा, आप उसको खिला लीजिए, सब कुछ उसमें होता है। नहीं हो रहा है तो आपको सब ये सब ध्यान करके फीडिंग करनी पड़ेगी। नमक नहीं देना, ये नहीं देना, विटामिन वगैरह देना है, जो देना है ज़रूर देना है। तो ये कर लिया आपने। क्योंकि देखें दोस्तों क्या होता है, जब पशु बच्चा जनता है, डिलीवरी करता है, उसके बाद उसका झेर निकलना, उसका आगे चलना बड़ा एक मतलब समझिए कि हार्मोनल एक मसला है कि जैसे रिक्वायर्ड हार्मोन सही मात्रा में रिलीज़ होंगे तो ही झेर निकल रही है, तो ही आगे पशु हीट में आ रहा है, तो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हम मान लें पीछे कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी झेर नहीं निकली। अच्छा देखें, हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी हुई हमारी, अब हम लोग वहाँ एक प्रक्रिया में जिक्र कर दूँ, डिलीवरी हुई, हमने आधे घंटे में मिल्किंग कर ली, आधे घंटे बिता के आसपास टाइम में। उसके बाद हम लोग उसको 200 ml यूट्राइन क्लींजर, जो हमारे टॉनिक आते हैं, आप यूट्रीवाइव ले लीजिए, वर्बेक का, आप प्रोसी ले लीजिए, इन्वोलॉन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो अच्छे ब्रांड का हो, वो आप उसको 200 ml पिला दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे में लग रहा है झेर के लक्षण नहीं बन रहे हैं, फिर 200 ml पिला दीजिए। हम लोग ये करते हैं दोस्तों। और आपको फिर अगले डिलीवरी से लेके 8-10 घंटे में झेर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती दिख रही है तो देखिए अब क्या होता है कि नहीं आती है झेर, तो बहुत से मित्र फिर वेटमेट वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, PGF2 अल्फ़ा। अब इस तरह के जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आप वेटमेट लगा रहे हैं, ये क्या करता है, ये तभी काम करेगा जब आपका यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके जो एक्सपल्सन जो एक्शन होता है, जो बाहर निकालने का एक्शन है, आप सिकुड़ेगा और बाहर करेगा, सिकुड़ेगा बाहर करेगा यूट्रस उस झेर को, प्लेसेंटा को, वो तभी काम करेगा जब प्लेसेंटा वहाँ फ्री हो, थोड़ा बहुत फंसा हो, निकल ही रहा हो, तब तो आपका ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन एक्सपल्सन काम करेगा। नहीं तो PGF2 अल्फ़ा कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं काम कर पाता है, तो हमें झेर हाथ से निकलवानी पड़ती है ऐसे केस में। तो देखें दोस्तों क्या होता है, हम झेर कैसे फंसी होती है उसका भी समझ लें, कैसे फंसी होती है या नॉर्मल प्रक्रिया में झेर कैसे जुड़ी होती है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे बच्चे के ऊपर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो है वो माँ के यूट्रस से 125 जगहों पे छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। समझ लें एक तरह से कह लीजिए पंजे से पंजा मिला है या बटन से बटन मिला है, मतलब पंजे का स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए। क्योंकि जो माँ के साइड में होता है, जैसे माँ के साइड यूट्रस है, माँ के साइड में वो पंजा का जो पार्ट आ रहा है उसको करियंकल कहते हैं, और जो बच्चे के साइड से आ रहा है उसको कॉटिलेडन कहते हैं। तो ये 125 जगहों पे इस तरह से कोरियंकल और कॉटिलेडन आपस में जुड़े होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे हार्मोन हमारे बस आते हैं, ऐसा मैसेज है सारे सिस्टम, सारे बॉडी को कि ये जो कॉटिलेडन है जो बच्चे की तरफ से आया है, इसका इन्फ्लेमेशन जो सूजापना है वो थोड़ा कम होगा, और ये जोड़ है ये ढीला पड़ जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगा। ये 125 जगहों से रिलीज़ होना है तो ही आपकी झेर फ्री होगी। तो ऐसे में मान लीजिए बहुत बुरी तरह से पकड़ा हुआ है, सब कुछ इन्फ्लेम्ड है, सब सूजा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो कहाँ से आपका PGF2 अल्फ़ा, कहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से निकलेगा। तो आपका जो फीडिंग मैनेजमेंट सब कुछ ठीक रहेगा तो इस समय ये जोड़ कमज़ोर पड़ेंगे और वो सब चीज़ें बाहर आएंगी। नहीं आती हैं तो खींचातानी से नहीं होगा। एक अच्छा वेटनरियन अगर झेर निकलवाना चाहते हैं तो एक अच्छा वेटनरियन हाथ लगा के सारे पॉइंट्स को छुड़ाने की कोशिश करता है, ज़्यादातर पॉइंट्स को, फिर झेर अपने आप बाहर आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं आप खींच दो, बाहर लटका देते हैं हम लोग, पटरा बांध देते हैं कि नीचे थोड़ा कोई वजन डाल दिया, आधा ईंटा बांध दिया कि नीचे थोड़ा लोड रहेगा, जल्दी गिर जाएगा, और टूट के ही गिरेगा, फिर आप पॉइंट नहीं छुड़ा पाएंगे तो टूट के गिरेगा दोस्तों। तो ऐसे में हमको समझना है। तो यहाँ इसी लगे हाथों दोस्तों मैं एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट का जिक्र कर रहा हूँ, वो है
इंटास का रोपिटास। एक तो तरह से ये उसके प्रोडक्ट का आईडी समझ लगता है जैसा है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इंटास का रोपिटास मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। उसमें देखें क्या फ़ायदा है कि इस प्रक्रिया को जो हमने बात की, जो इस जोड़ का पकड़ा है, जो कोरिएंकल का कॉटिलेडन की जो पकड़ है 125 जगहों से, वो क्या करता है प्रोडक्ट समझें दोस्तों कि वो इसको इस भीतर के इन्फ्लेमेशन को ढीला करता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, दर्द कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, भीतर सेडेशन शून्यता का आभास कराएगा। तो ये जो स्वेलिंग है आपस में कोरिएंकल कॉटिलेडन की, ये ढीली पड़ेगी, वो सिकुड़ेंगे और वो छूटने के चांसेस रहते हैं सभी पॉइंट्स एक साथ। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको लग जाए 2-4-6 घंटे में झेर निकलती नहीं आ रही है तो ग्लव्स पहन के और अपने वेटनेरियन से एक बार डालेंगे, उनसे या पैरा वेटनेरियन से डलवा लें। और अगर अच्छा कोई फार्म पे हाथ है तो वो भी अपने डाल सकता है। तो ये इसको डाल देना चाहिए रोपिटास को दोस्तों अपनी जगह पे। तो रोपिटास मदद करता है झेर को बाहर निकालने में। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये काम करते हमने देखा है दोस्तों इसको। तो उस खींचातानी से बाद में आप बच जाएंगे। और कहीं झेर निकलवानी पड़ गई तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ये उसको रिलीज़ करने की कोशिश तो करता ही है, तो हमें वो मदद मिल जाएगी। तो ये तो हो गया। यहाँ तक हम आ गए कि हम लोगों ने कैसे न्यूट्रिशन करें, कैसे करें, क्या गलतियाँ ना करें ट्रांजिशन पीरियड में, कैसे उसके पहले बहुत मोटा ना करें, सब कुछ ठीक ठाक रखें, झेर हमारी निकल जाए। ना निकले तो और झेर निकलवाने के लिए शुरू में जो हम लोग यूट्राइन क्लींजर वगैरह दे रहे हैं, टॉनिक, वो दें। और उसके बाद भी अगर नहीं निकल रही है तो हम लोग हमने जो इस प्रोडक्ट का जिक्र किया है, रोपिटास वगैरह की गोलियाँ होती हैं, वो यूट्रस में डालें, साफ़ सुथरे हाथ से ग्लव्स पहन के डालें, डलवाएं, जैसे भी करें। ये हो गया। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी झेर नहीं निकलती है तो कुछ मित्र छोड़ सकते हैं, मैं उसको निकलवाता हूँ अपने वेटेरियन को बुला के 24 घंटे के बाद। तो दोस्तों देखिए, अब 24 घंटे के बाद अगर झेर निकलवानी पड़ रही है हमको, तो हम लोग उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया लेके चलेंगे। अब जो मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा वो ये है कि एक तो हमने झेर निकलवाई, हमने आपको समझाया कि कैसे कोरिएंकल कॉटिलेडन 125 जगहों फिक्स है। कितना भी आप हर पॉइंट को छुड़ाने की कोशिश करोगे, चांसेस हैं कि प्लासेंटा का पार्ट कोई टूट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, बचा हुआ है, थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बचा हुआ है। 125 जगहों पे 2-4-10 जगहों पे रह सकता है। नॉर्मली वो वही सफाई होगी, धीरे धीरे जो आप देखते हैं ना बीच बीच में सफाई हो रही है, तो वही टूट टूट के गिरता रहता है। तो अब क्या होता है, झेर निकालने के बाद इसीलिए वो कितना भी सफाई से झेर निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं वो कई पॉइंट पे टुकड़े बचे रहते हैं। इनकी बांग लगाना शुरू है दोस्तों। खैर, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग फ्यूरिया की गोलियां झेर निकालने के बाद, फ्यूरेक्स आता है, फ्यूरिया की गोलियां हैं 4 गोलियां, और एक इनो2 प्रोडक्ट आता है, इनो2 करके उसकी 2 गोलियां मिला के अगले उस दिन भी डाल देते हैं झेर निकालने के साथ, और उसके अगले दिन भी डाल देते हैं। तो 2 दिन तो हमने ये गोलियां डालनी। और साथ में ही हम लोग एक तो हमें अब क्या क्या करना है, एक तो हमें अगर हमने हाथ डाला है, खींचातानी की है, वहाँ कोई टुकड़े बचे हैं तो कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमें अच्छा एंटीबायोटिक चाहिए। और यूट्राइन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक सॉल्ट जो है वो है सेफ्टियोपर सोडियम। तो अलग अलग ब्रांड का एक्सनेल एक्सेप्ट नाम से आता है। बड़ी गाय है तो 1 ग्राम, छोटा है तो 500 mg का वो इंजेक्शन लगता है। हम लोग नॉर्मली अपनी सभी गायों को 1 ग्राम का इंजेक्शन 1 ग्राम एक्सनेल या एक्सेप्ट सेफ्टियोपर सोडियम जो सॉल्ट है वो लगवाते हैं। साथ में मेग्लूडाइन लगा देते हैं 10 ml, 15 ml, 20 ml गाय के हिसाब, साइज़ के हिसाब से, जो कि आपको दर्द वगैरह में और इन्फ्लेमेशन में मदद करता है दोस्तों। तो ये हमारा ये एंटीबायोटिक पार्ट हो गया। मेग्लूडाइन उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग के लिए हो गया। और आपने फ्यूरेक्स और तो ये जो एंटीबायोटिक वगैरह पार्ट है 3 दिन देना चाहिए, और 3 से 4 दिन। और आपका जो फ्यूरेक्स फ्यूरिया हम लोग 2 दिन करते हैं, जिससे कि वो गल के जो वहाँ जो आपका रिमेनिंग पार्ट है हमारे इसका, वो निकल के बाहर आ जाए दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे झेर फंसने और झेर निकलने से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, आपको मदद मिलेगी इससे कि कैसे हम कोशिश करें, कैसे मैनेजमेंट लेके चलें कि झेर ना फंसे। और झेर फंस जाए तो क्यों फंसती है, क्या हार्मोनल प्रक्रिया है, और क्या स्ट्रक्चर है अपने यूट्रस का और उसका अब प्लासेंटा का, वो समझ लिया हम लोगों ने। और अगर फंस जाती है तो निकलवाया या ना निकलवाया। तो देखें दोस्तों, ना निकलवाया मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं है, 1-2 बार छोड़ के देख लिया है, मेरा काम नहीं किया, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि जब छोड़ते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नॉर्मल सी बात है कि आप इंट्रायूट्राइन टॉनिक वगैरह पिलाओगे तो ही बाहर आएगा, तो पिलाते रहोगे। फिर आपको ये भी टेम्परेचर लेकर वो ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना सेट इन होने लगे उस रन से।
तो ये सब चीज़ें हैं, उस प्रक्रिया में आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। तो वो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं नहीं करता, मैं तो झेर निकालता हूँ, मैं उसकी प्रक्रिया का जिक्र कर रहा हूँ। और नॉर्मली कभी कभार जैसे आप जितना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, आपकी झेर फंसने की प्रक्रिया कहानी उतनी अच्छी होती जाएगी, झेर उतना ही कम फंसेगा और उतना आसानी से आपका फार्म सुचारू रूप से चलेगा। आप अगर अच्छा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं और फार्म प्रैक्टिस आपकी ठीक है तो झेर कम से कम होती जाएगी दोस्तों। तो आशा है कि आपको इससे मदद मिली होगी और हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, फिर आगे बात करते किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।